गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम जो अपना टॉपिक चल रहा था, कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना एवं याद करना, इस पर हम बात कर रहे थे। तो इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस प्रकरण की में कहानी शिक्षण की उपयोगिता के बारे में चर्चा करेंगे। और जो आपका लिखना पढ़ना की प्रक्रिया है, लिखने पढ़ने की, उसमें किस प्रकार ये रोचक प्रसंग सहायक सिद्ध होते हैं और इनका क्या योगदान होता है सीखने के लिए, इस पर चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि उपयोगिता की, कि कहानी शिक्षण की उपयोगिता किस प्रकार संभव की जा सकती है। क्योंकि कहानी कहीं ना कहीं एक तरह से माध्यम बनाकर हम बच्चों को कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम कहानी के माध्यम से बच्चों के अंदर किस तरह का नैतिकता का विकास कर सकते हैं, चारित्रिक विकास कर सकते हैं, उनके अंदर मानसिक और संवेगात्मक और साथ में शारीरिक विकास भी कर सकते हैं। शारीरिक विकास कैसे संभव है? हम बच्चों को इस तरह की कहानियाँ सुनाएं कि जैसे कि खाने में क्या चीज़ें खानी चाहिए, हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों को पता चलता है कि हमें अपने स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो इस तरह की प्रेरणाप्रद कहानियाँ हम बच्चों को सुना सकते हैं। यदि आप संवेगात्मक और नैतिकता और चारित्रिक डेवलपमेंट की बात करें बच्चों के अंदर, तो ये किस तरह से संभव है, तो हम इससे रिलेट करके किसी कहानी को सुनाते हैं। तो कहानी सुनाकर अगर हम बच्चे को किसी कैरेक्टर के माध्यम से या किसी चरित्र के माध्यम से बच्चे के अंदर उस गुण को डेवलप करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे पर बहुत ही अच्छा अपना प्रभाव छोड़ता है। एक चरित्र प्रधान कहानियों में हम देखते हैं भगवान राम की, बुद्ध की, महात्मा गांधी की, विवेकानंद की, इस तरह की कहानियाँ उनको सुनाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में क्या किया, अपने देश प्रेम के लिए यानी देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए, अपने कर्तव्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बनने के लिए। तो बच्चे के अंदर इन सब गुणों को डेवलप करने के लिए कहानी एक ऐसा माध्यम है जो बहुत सरल और सहज तरीके से बच्चों के अंदर इन गुणों को डेवलप कर सकती है और बच्चा उससे बहुत कुछ सीख सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तरह की रोचकता व्याप्त होती है, एक तरह का मनोरंजन इसमें व्याप्त होता है, और कहानी अपने आप में स्वभावतः ही मनोरंजक होती है। तो इस तरह से मनोरंजन क्या है, शिक्षा का विद्यार्थियों पर जितना प्रभाव पड़ता है, हम किसी जैसे कहते हैं कि पढ़ाई बहुत बोरिंग होती है, हम बुक लेकर बैठते हैं, हमें तुरंत नींद आ जाती है। बाकी अगर हम मोबाइल चलाएं, टीवी चलाएं, तो हम आधी रात तक जग सकते हैं, लेकिन बुक लेते ही हमें नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये बोझिल और बोरिंग सा प्रतीत होता है। अगर हम किसी चीज़ को बहुत ही अच्छा मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत करके बच्चों के समक्ष रखते हैं, तो बच्चे बोरियत महसूस नहीं करेंगे, उस चीज़ को अच्छे से सीखेंगे, और साथ में कहीं ना कहीं उसका प्रभाव या जो संदेश आप उसके माध्यम से बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो बहुत ही आसानी से उन तक पहुंच सकता है। यही नहीं, आप देखते हैं कि अनेक प्रकार के दृश्य और चित्रों के माध्यम से भी हम कहानियों को प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि जो चित्र और चित्रों के माध्यम से निर्मित कहानियाँ होती हैं, उसमें बच्चे उस बुक को पढ़ने के लिए बहुत प्रभावित होते हैं। क्योंकि चित्र भी कहीं ना कहीं उस कहानी में एक तरह से ये क्रियाकलाप प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं कि अब क्या घटना घटित होने वाली है। तो प्राचीन काल से ही हम देख रहे हैं कि कहानी शिक्षा का एक ऐसा अभिन्न अंग रही है, जिसमें कहीं ना कहीं कहानी के माध्यम से हम अपनी शिक्षण विधियों को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं और आगे भी रहेंगे। क्योंकि कहानी मनोरंजन का सबसे बड़ा माध्यम मानी जाती है। तो इस प्रकार आप इसकी उपयोगिता के बारे में संक्षेप में कुछ पॉइंट अपने आप से भी बना सकते हैं कि कहानी मनोरंजन का सबसे बड़ा शिक्षा का माध्यम है। कहानी के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, विद्यार्थियों में अर्थ ग्रहण, अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता का विकास भी कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि कहानी के द्वारा विद्यार्थियों को भावानुभूति भी कराई जा सकती है, और कहानी के द्वारा विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति आदि का भी विकास किया जा सकता है। और जो कहानी है वो कहीं ना कहीं दूसरे विषयों से संबंधित करके भी दूसरे विषयों को रोचकता के साथ पढ़ाने में सक्षम भी प्रतीत होती है। तो इस तरह से हम इसकी उपयोगिता को हमने यहाँ पर समझा और जाना। आगे हम बात करते हैं कि जो ये रोचक प्रसंग होते हैं, इनको किस प्रकार से ये पढ़ने लिखने में किस प्रकार से बच्चों को सहयोग प्रदान करते हैं या अपना क्या योगदान देते हैं। तो जो बालकों के अंदर एक मनोरंजक तरीके से उनके हित के लिए हम इन सब प्रकरणों को जोड़ते हैं या इन सब शिक्षण विधियों का जो प्रयोग करते हैं कि बच्चा रोचक तरीके से उस विषय के ज्ञान को अर्जित करे, और कुछ ऐसा जो हम सिखाने का प्रयास करते हैं बच्चे को, वो अच्छे से सीखे
और उस सीखी गई प्रक्रिया में जब हम इन विधियों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो कहानी हो या नाटक हो या रंगमंच हो, वाद विवाद हो, इस तरह की कोई भी विधि है जिसका प्रयोग हम बच्चों के अंदर किसी चीज़ को सिखाने के लिए करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उच्चतम श्रेणी में आता है। क्योंकि आप देखते हैं कि अगर कहानी को आप देखें तो कहीं ना कहीं ये बाल साहित्य की श्रेणी में हम इसको रख देते हैं। दूसरे शब्दों में अगर आप कहो तो जो रोचक प्रसंग से संबंधित साहित्य होता है, जिसका केंद्र क्या होता है, बालक होता है, तो वो कहीं ना कहीं बाल साहित्य के रूप में हमारे समक्ष उभर कर आता है। इसमें मुख्यतः बाल साहित्य में क्या होता है, कहानी जो होती हैं बाल साहित्य में, इसमें बालकों की अवस्था को ध्यान में रखकर कहानियों का निर्माण किया जाता है और उनके अनुरूप पाठ्य सामग्री को तैयार किया जाता है। क्योंकि इसमें इन बाल कथाओं में, बाल गीतों में या इनमें क्या होता है, सचित्र कथाएं होती हैं, पशु पक्षियों पर आधारित कहानियाँ होती हैं, बाल कविताओं आदि का जो संग्रह होता है वो कहीं ना कहीं जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान करने वाला होता है। तो इस तरह से इस तरह की कल्पना शक्ति का विकास भी करती हैं बच्चे के अंदर, और साथ में ये जो पाठ सामग्री होती हैं वह बच्चे के अंदर एक स्वस्थ मनोरंजक करने के साथ साथ उन्हें एक जीवन से रिलेट करके एक ऐसी शिक्षा प्रदान करती हैं कि वो जो हम बच्चे को दे रहे हैं एजुकेशन, वो कहीं ना कहीं उसके जीवन जीने की कला में सहयोग प्रदान करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कहानी सुनने से कहानी सुनने की जो प्रक्रिया है वो बालक के अंदर कहीं ना कहीं स्वाभाविक रुचि उत्पन्न करती है, और इस तरह की जो साहित्य है वो कहीं ना कहीं अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत करता है। क्योंकि हम देखते हैं बचपन में बच्चे पहले दादा दादी नानी नानी से कहानी सुनने के लिए कितने उत्साहित रहते हैं, इसके बाद जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो इस तरह का बाल साहित्य पढ़ने की ओर अग्रसर होते हैं। उनको अपनी हिंदी की बुक इतनी पसंद नहीं आती है जितनी पसंद वो कॉमिक्स वगैरह को पढ़ने में लगाते हैं। आजकल तो एनिमेटेड जो वो आता है आपका वीडियोस वगैरह यूट्यूब में, बच्चे उससे भी बहुत कुछ सीखते हैं, उन्हें देखते हैं। तो इस तरह से देखा, मतलब हाथी राजा कहाँ चले, पूछ उठाकर कहाँ चले, इस तरह के गीत बच्चों को रट जाते हैं, बच्चे उसी तरह गुनगुनाते हैं, उनकी तरह एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, ये सब बच्चे के अंदर होने वाला विकास है जो कहानी के माध्यम से हम बच्चों के अंदर करते हैं। कभी कभी हम अच्छी आदतों को भी डेवलप करते हैं, जो कार्टून वगैरह के शो चलते हैं आज के समय पर, तो वो भी एक तरह से कहा जाए कि आज तकनीकी को जोड़कर इन चीज़ों को प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे पहले के समय में क्या होता था, चाचा चौधरी की कहानियाँ चलती थी, चंपक और नंदन की कहानियाँ चलती थी। तो इस तरह की कहानियों में क्या होता था कि कहानी पूरी निर्मित होती थी, कोई अच्छी सी स्टोरी की, एक बालक था वो बहुत परेशान था, वो जंगल में फंस गया, इस तरह से चित्र के साथ उस कहानी को प्रस्तुत किया जा रहा है। तो वो पुस्तक बड़ी आकर्षक लगती थी, बच्चे उसे बार बार पढ़ना अच्छा लगता था। तो इसी तरह से जब हम देखते हैं कि आज के समय में बच्चा मोबाइल से ज़्यादा टाइम व्यतीत करता है, टीवी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, कंप्यूटर ज़्यादा चलाता है, ये सारी चीज़ें टैब वगैरह ज़्यादा यूज़ करता है, क्योंकि टेक्निकल का ज़माना है। जब पेरेंट्स इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो बच्चा भी इनसे जुड़ जाता है। तो इन चीज़ों के माध्यम से हम कहानी को कैसा एनिमेशन के रूप में लेकर आए हैं, और कहीं ना कहीं ये शिक्षण के माध्यम से उनके लिए बहुत उपयोगी होती है। तो इस तरह से हम हास्यप्रद, व्यंग प्रधान, शिक्षाप्रद इस तरह की कहानियों का निर्माण करके बच्चे के अंदर जो लिखने पढ़ने की योग्यता है उसका विकास करते हैं इन रोचक प्रसंगों के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से, और बच्चे के अंदर एक नैतिकता, शारीरिक और इस प्रकार की मानसिक डेवलपमेंट का भी जो कार्य है उसको भी आसानी से हम कर लेते हैं। क्योंकि मुख्यतः ये प्राइमरी स्तर पर ही ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं। बड़े स्तर पर तो बच्चे इन्हें देखते ही हैं और इनसे बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन इनका प्रभाव जितना आपको प्राइमरी स्तर पर देखने को मिलेगा उतना बड़ी क्लासेस में देखने को कम मिलता है। क्यों? क्योंकि बच्चा वहाँ पर सब कुछ सीख समझ कर आ रहा होता है। वहाँ पर वो बच्चा सच झूठ में अंतर करना सीख जाता है, उसे नॉलेज हो जाती है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन हमें बनावटी है कौन काल्पनिक है। तो इस तरह से वहाँ पर इन चीज़ों का थोड़ा सा कम प्रभाव रहता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे को प्रभावशाली हर स्तर पर करती है, लेकिन प्राइमरी स्तर पर जो ये आपका कहानी शिक्षण है, रोचक प्रसंग है, इनका बहुत मुख्यतः प्रभाव देखा गया है बच्चे के लिखने पढ़ने और सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत। तो ये आपका जो टॉपिक था, कहानी, लोक कथा और रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना एवं याद करना, ये आज आपका टॉपिक खत्म हो गया है। कल हम इस पर कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो प्रश्न आपके इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होंगे। तो
तो आप कल इस वीडियो को, आज अपना वीडियो ये देखें और कल का जो वीडियो मैं शेयर करूँगी उसे भी ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें जो भी प्रश्न होंगे वो आपकी परीक्षा में आपका सहयोग करेंगे। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस शनिवार को आपकी खेलकूद की एक प्रतियोगिता हम लोगों ने रखी है साइंस बीएससी के बच्चों के साथ डीएलएड के बच्चों की। तो आप उस प्रतियोगिता के लिए सैटरडे की क्लास ज़रूर अटेंड करें आकर कॉलेज में सुबह 10 बजे। और फिर हम मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ में कल सुबह 10 बजे। थैंक यू सो मच।